नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं कल तक की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है प्लांट प्रोटेक्शन, इसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। कल की बेसिक क्लास में अगर हम बात करें तो कल हमने ये जाना था कि प्लांट प्रोटेक्शन होता क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर हम प्लांट प्रोटेक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते तो उससे क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। इसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन कितने प्रकार का होता है, बीड क्या होते हैं, बीड के टाइप्स क्या हैं, और कुछ इंपोर्टेंट खरपतवार यानी कि बीड्स के नाम हमने आपके सामने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम प्लांट प्रोटेक्शन कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है प्लांट प्रोटेक्शन, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट और प्लांट प्रोटेक्शन सेकंड, जिसको हम कहें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। इन दोनों चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा है, इससे 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकंड से केवल 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कल हम करेंगे। ये जो 6 चैप्टर है इसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले चैप्टर जितने भी हैं उन सभी को लास्ट पे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में या 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में लास्ट पे कर दूंगा। पहले जिनमें थ्योरी आने वाली है उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानते हैं कि कौन से वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। दोस्तों, कल मैंने आपको जनरली नॉलेज दिया था खरपतवार के बारे में। आज हम बात करेंगे कि खरपतवार से, कल तक हमने ये बात की थी कि खरपतवारों से किस तरीके से हमारे खेत में या किसान को हानि होती है। आज हम ये बात करेंगे कि वो खरपतवार अगर हमारे खेत में हो गए हैं तो उनको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसमें शाकनाशी या खरपतवारनाशी या नीदानाशी किसे कहते हैं, 5 शाकनाशी दवाओं के नाम लिखिए। आपसे पूछा गया है डिफाइन हर्बिसाइड, बीडीसाइड, इसके बाद इसको भी बीडीसाइड छोड़ दो, हर्बिसाइड है। राइट द नेम ऑफ 5 हर्बिसाइड। बेटा आपसे पूछा गया है कि हर्बिसाइड किन्हें कहते हैं और किन्हीं 5 हर्बिसाइड्स के नाम लिखने के लिए आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे क्या होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, जहां पर भी शब्द नासी जुड़ा हुआ है। बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स 2 चीजें होती हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। किसी भी शब्द के बाद अगर शब्द नासी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, नासी। क्या शब्द जुड़ा हुआ है, नासी, या इंग्लिश में जुड़ा हुआ है साइड। देखो बेटा, ये आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, किसी भी शब्द के पीछे नासी या शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला खरपतवार, खरपतवार, और पीछे क्या लिखा हुआ है बेटा, नासी, खरपतवार नासी। ठीक है बेटा, खरपतवार नासी। ये बेटा लिखा हुआ है कीट, और कीट के पीछे जुड़ा हुआ है नासी। ठीक है बेटा, लिखा हुआ है रोग, और रोग के पीछे जुड़ा हुआ है नासी, यानी क्या बना, रोग नासी, है ना बेटा। तो किसी शब्द के पीछे अगर नासी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसको खत्म करने वाला है। किसको, खरपतवार का नाश करने वाला खरपतवार नाशी, कीटों का नाश करने वाला, कीटों को नष्ट करने वाला कीटनाशी, और रोगों को नष्ट करने वाला रोगनाशी। तो अगर शब्द नासी जुड़ा हुआ है, मतलब ये मानो खरपतवारनाशी बेटा क्या करेगा, खरपतवार को खत्म कर देगा। किसको खत्म करेगा, खरपतवार को। कीटनाशी बेटा कीट को खत्म करेगा, और रोगनाशी रोग को खत्म करेगा।
ऐसे ही इंग्लिश में शब्द लगा होता है साइड। क्या शब्द लगा होता है बेटा? साइड। जैसे बीडी साइड, क्या लगा बेटा? बीडी साइड, यानी कि बीड को खत्म करने वाली दवाइयां क्या कहलाती हैं? बीडीसाइड कहलाती हैं। और बीड क्या होते हैं बेटा? ये आप अच्छे से कल पढ़ चुके हो। तो अभी आपसे क्या पूछेंगे? सिंपल सा आपसे पूछेगा डिफाइन बीडीसाइड। तो आप क्या कहोगे? ऐसी दवाइयां जो बीड्स को खत्म कर देती हैं, जो खरपतवार को खत्म कर देती हैं, ऐसी दवाइयों को हम बीडीसाइड्स या शाकनाशी कहते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी खरपतवार को मारने के काम आते हैं, किसी भी बीड्स को मारने के काम आते हैं, वो बीडीसाइड्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें बीडीसाइड्स की, आपसे पूछा गया है 5 बीडीसाइड के नाम लिखिए, तो आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन्हीं 5 बीड, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि वो आपसे पूछेंगे कि शाकनाशी या डिफाइन बीडीसाइड की परिभाषा लिखो, 2 नंबर में लिख देना। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये बनती है वो आपसे बोल सकते हैं कि नहीं 5 बीडीसाइड के नाम लिखिए, तो सिंपल से आपको 5 बीडीसाइड के नाम लिखने और बात खत्म होगी। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है वो आपको बोल दें कि निम्न को समझाइए, 2,4-D को समझाइए, डिस्प्लेन डिस्क्राइब कीजिए आपको 2,4-D को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैसे तो सिंपल से आपको नाम लिखने के लिए बोला था, लेकिन मैंने इनके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, जिससे आप क्या कर सको, जिससे आसानी से आप इसको समझ सको। बेटा 2,4-D की अगर हम बात करें तो 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है बेटा, तो क्या है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, पूरा नाम क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब बेटा ये क्या है, तो आप सभी जानते हो ये एक बीडीसाइड है। जब बेटा बीडीसाइड के नाम लिख रहे हैं तो ये बीडीसाइड है। बीडीसाइड कैसा है ये, तो आपको याद रखना है बेटा, बीडीसाइड 2 तरीके के होते हैं, या तो चौड़ी पत्ती को मारेंगे या सकरी पत्ती को मारेंगे। तो 2,4-D एक चौड़ी पत्ती को मारने वाला प्रमुख खरपतवारनाशी है। तो आप क्या लिखोगे 2,4-D में? 2,4-D का पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है जिसका उपयोग चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को मारने के लिए किया जाता है। क्या लिखोगे बेटा? इसका पूरा नाम क्या है बेटा? फुल फॉर्म क्या है इसका? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इट इज अ बीडीसाइड, इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉय ऑफ ब्रॉड लीव्ड बीड्स। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट बेटा एट्राजिन। क्या लिखा हुआ बेटा? एट्राजिन। अब इसको बेटा समझना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बीडीसाइड है। ये बीडीसाइड एट्राजिन एक ऐसा बीडीसाइड है जिसका उपयोग बेटा मक्के में, इसके बाद बाजरे में, ठीक है बेटा, इन 2 फसलों में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आपसे बेटा कभी भी पूछ ले क्वेश्चन कि एट्राजिन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा किया जाता है बाजरे में, या बेटा आपका दूसरा क्या है बेटा? मक्के में। ठीक है बेटा, याद रखना। अगर सेपरेटली पूछे तो ध्यान रखना बेटा, आप जो मक्के में बेटा एट्राजिन का प्रयोग, देखो बेटा यहाँ पे 2 लिखे, एट्राजिन और सीमाजिन दोनों लिखे बेटा, एट्राजिन भी लिखा है और सीमाजिन भी लिखा है। तो बेटा एट्राजिन और सीमाजिन 2 अलग अलग केमिकल है बेटा, आप याद रखोगे। एट्राजिन और सीमाजिन 2 केमिकल हैं। अगर एट्राजिन पूछते हैं तो बाजरे में, और सीमाजिन पूछते हैं तो मक्के में। अब आप कहोगे सर इनको एक साथ क्यों लिख दिया बेटा? इनको एक साथ इसलिए लिख दिया है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स जो है वो एक जैसे हैं। कैसे बेटा? ये दोनों ही एक तरह के बीडीसाइड्स हैं, ये खरपतवारनाशी हैं। दोनों का ही प्रयोग नैरो लीव्स यानी कि सकरी पत्ती के खरपतवारों को मारने में किया जाता है। दोनों का ही प्रयोग मक्के और बाजरे में किया जाता है। बात समझ में आई? अगर सेपरेटली पूछें, अगर आपसे पूछ लें कि सीमाजिन का सर्वाधिक प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो मक्का बाजरा दोनों ही सही है। लेकिन वो अगर आपसे एक ऑप्शन पूछते हैं तो सबसे ज्यादा सीमाजिन का प्रयोग किया जाता है मक्के में, और सबसे ज्यादा एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है बाजरे में। याद रखना बेटा, सीमाजिन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? मक्के में, और सीमाजिन एट्राजिन का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? बाजरे में। ठीक है बेटा, ओके क्लियर है? कहाँ पे किया जाता है बेटा? एट्राजिन का कहाँ करोगे आप? चलिए बेटा, एट्राजिन का कहाँ करोगे आप? एट्राजिन का करोगे बाजरे में, और सीमाजिन का करोगे मक्के में। क्लियर है? चलो आगे अगला देखो बेटा, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, आइसोप्रोटान, TCA 2,4,5-D। ठीक है बेटा, देखिए बेटा सबसे पहले बेटा यहां पे अगर बात करें एलाक्लोर की, तो एलाक्लोर, अब बेटा आपसे कोई ये पूछेगा एलाक्लोर क्या है, तो आप ये सिंपली बता दोगे कि एलाक्लोर एक प्रकार का बीडीसाइड है।
एक खरपतवारनाशी है। इसका उपयोग बेटा ज्वार में, बाजरा में और अन्य फसलों में वार्षिक घास यानी जो एनुअल ग्रासेस होती हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। बस बेटा जो एलाक्लोर है, ये एलाक्लोर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। कैसा हर्बिसाइड है बेटा, इसको आपको याद रखना है। ये एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर दोनों ही प्री इमरजेंस है बेटा। क्या है? प्री इमरजेंस। अब आप कहोगे सर ये नई चीज क्या आ गई? प्री इमरजेंस है बेटा। प्री इमरजेंस ऐसे बीडिसाइड्स होते हैं जिन बीडिसाइड्स का उपयोग पौधे के अंकुरण होने के पहले किया जाता है। इमरजेंस मतलब होता है अंकुरण होना, और इमरजेंस होने के पहले, अंकुरण होने के पहले। अगर अंकुरण होने के बाद इनको डालोगे तो ये बेटा क्या करेंगे? फसल को भी खराब कर देंगे। इसका उपयोग हमेशा प्री इमरजेंस के रूप में, यानी कि अंकुरण, देखो बेटा बुवाई के बाद, अंकुरण के पहले। प्री सोइंग नहीं बेटा, प्री इमरजेंस है। आफ्टर सोइंग प्री इमरजेंस। क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ। आइसोप्रोटेरॉन। आइसोप्रोटेरॉन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नैरो लीव्स वीड है, सकरी पत्ती वाला खरपतवार है। खरपतवारनाशी बेटा कौन सा खरपतवारनाशी है? आइसोप्रोटेरॉन, सकरी पत्ती वाला। मतलब ये इस तरीके का खरपतवारनाशी है बेटा कि क्या करता है? सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने का काम करता है, यानी कि बेटा ये नैरो लीफ बीडिसाइड है। साथ ही साथ बेटा ये सिलेक्टिव बीडिसाइड है। बीडिसाइड बेटा दो तरीके के होते हैं, एक सिलेक्टिव, एक नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव बीडिसाइड ऐसे होते हैं जिनको किसी खेत में डालोगे तो सभी प्रकार के सकरी पत्ते वाले पौधों को मार देंगे, उनको हम नॉन सिलेक्टिव कहते हैं। लेकिन सकरी में भी जो स्पेशल पौधों को मारे उन्हें हम सिलेक्टिव बीडिसाइड कहते हैं। जैसे बेटा गेहूं की फसल में बेटा एक खरपतवार होता है गेहूं का मामा या फेलरस माइनर। इसका दूसरा नाम जो बीडिसाइड है उसका दूसरा नाम गेहूंसा भी है। गेहूंसा का मतलब बेटा ये होता है वो देखने में उसकी फिजिकल जो कंडीशन है उससे हर तरीके से वो गेहूं जैसा लगेगा, यानी कि उसकी लीव्स भी कैसी है? गेहूं जैसी ही है। उसका नाम ही गेहूंसा है, ये गेहूं का मामा है, रिश्तेदार है बेटा गेहूं का। तो अगर आइसोप्रोटेरॉन को खेत में डालते हो तो आइसोप्रोटेरॉन केवल और केवल गेहूं के मामा को या फेलरस को मारता है, गेहूं को नहीं मारता। इसलिए इसे बेटा क्या कहा जाता है? एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा है TCA। बेटा TCA का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, और ये भी बेटा एक क्या है? एक प्री इमरजेंस है। दूसरा बेटा 2,4,5-T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। बेटा केवल इतना अंतर है, 2,4-D में 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, 2,4,5-T में 2,4,5 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर है बेटा? तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ बीडिसाइड। ये क्वेश्चन बेटा वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। जो बीडिसाइड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक सिलेक्टिव और एक नॉन सिलेक्टिव। बेटा एक कैसे होते हैं? सिलेक्टिव, और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन सिलेक्टिव। बेटा मैंने आपको बताया सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो होते हैं जो हर्बिसाइड केवल एक स्पेशल टाइप के बीड्स को मारने के काम आते हैं, सिलेक्टिव कहलाते हैं, और जो हर प्रकार के बीड को मारे वो नॉन सिलेक्टिव है। तो बेटा आपको सिंपल सा एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें। ठीक है बेटा? अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चलिए बेटा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा आप समझने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बेटा। खरपतवार नियंत्रण की विधियां या मेथड्स ऑफ बीड कंट्रोल। तो यहाँ 4 तरह की बेटा मेथड्स होती हैं बीड कंट्रोल की। ये चारों मेथड्स को मैं आपको एक एक से समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और कल्चरल मेथड। बीड को कंट्रोल करने की 4 तरीके से विधि हैं, मतलब 4 तरीकों से हम बीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। टाइप्स ऑफ बीड कंट्रोल। सबसे पहले बेटा एक मेथड्स आती है जिसका नाम है फिजिकल मेथड। दूसरी मेथड्स है केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और लास्ट है कल्चरल मेथड। ये 4 तरह की विधियां हमारे पास होती हैं जिनका उपयोग करके हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फिजिकल मेथड क्या होती है। जब भी किसी बीड को खत्म करने के लिए किसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाए,
जैसे जुताई करके हमने जो टिलर है हमारा, या खुरपी से, फावड़े से, हंसिए से किसी तरीके से हमने बीड को काट कर नष्ट कर दिया, या हाथ से उखाड़ कर नष्ट कर दिया। ये सारी विधियां बेटा क्या आती हैं, फिजिकल मेथड में आती हैं। तो आपसे कोई पूछेगा बीड कंट्रोल की फिजिकल विधि क्या है, तो आप कहोगे बीड को उखाड़ कर, काट कर, खोद कर, तोड़ कर किसी भी तरीके से खत्म करना बेटा बीड कंट्रोल की फिजिकल मेथड कहलाती है। दूसरी बेटा केमिकल मेथड क्या होती है, तो किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग करके, जैसे अभी अपन ने पढ़ा 2,4-D, 2,4,5-T, आइसोप्यूटेरान, एट्राजिन, सिमाजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सभी प्रकार के केमिकल्स हैं। तो किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग करके, केमिकल का उपयोग करके बीड को मारना बीड कंट्रोल की केमिकल मेथड कहलाती है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होती है, बीड को खत्म करने के लिए किसी भी प्रकार के जीवित जीव का प्रयोग करना। जीवित जीव का प्रयोग करना बेटा बायोलॉजिकल मेथड कहलाती है। जीवित जीव क्या होते हैं, जिस तरीके से बेटा हमारे फसलों के इंसेक्ट होते हैं, उसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स हमारे खरपतवारों के लिए भी होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर खरपतवार को ही खाते हैं। उस खरपतवार को मारने के लिए उस प्रकार के इंसेक्ट को पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर खेत में छोड़ देना बीड कंट्रोल की बायोलॉजिकल मेथड कहलाती है। अगर हम बात करेंगे कल्चरल मेथड की, तो कल्चरल मेथड बेटा क्या होता है, कृषि के तरीके में परिवर्तन करके। जैसे बेटा हमारा कोई पर्टिकुलर खेत रहता है, उस खेत में सकरी पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा होने लगे, या बेटा मैं ये कहूँ कि ऐसे खरपतवार होने लगे हैं जो पानी की दशा में पनपते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा हमारे खेत में धान अगर मैं लगातार लगाता हूँ तो धान के खेत में ऐसे खरपतवार होने लगेंगे जो पानी भरे खेत में होते हैं। अगर मैं उसको रोटेट कर दूं, यानी कि उस खेत में धान की जगह कोई दूसरी फसल उगाने लगूं, तो उस खेत से खरपतवार, वो स्पेशल प्रकार के खरपतवार उगना बंद हो जाएंगे। इसे हम कल्चरल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो 4 तरह की विधियां हैं बीड कंट्रोल की। बीड कंट्रोल की विधि 4 तरह हैं। सबसे पहले मैकेनिकल या फिजिकल मेथड, हाथ से उखाड़कर, खुरपी से खोदकर, हंसिए से काटकर बीड को खत्म करना भौतिक या यांत्रिक विधि कहलाती है, यानी कि फिजिकल या मैकेनिकल मेथड कहलाती है। किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग करके बीड को खत्म करना केमिकल मेथड कहलाती है। केमिकल्स क्या क्या होते हैं ये हम बीडी साइड में पढ़ चुके हैं। किसी भी प्रकार के जीवित की जीव के द्वारा खरपतवार को मारना खरपतवार नियंत्रण की बायोलॉजिकल या जैविक विधि कहलाती है। और चौथी बेटा हमारी है किसी भी प्रकार से कृषि क्रिया में परिवर्तन करके या फसलों को बदल के या जुताई करके एग्रीकल्चर करने की प्रैक्टिसेस करके खरपतवार को मारना खरपतवार नियंत्रण की कल्चरल मेथड या कृषिगत विधि कहलाती है। तो यहाँ पे हमने चारों विधि पढ़ी। इनमें से किसी भी एक विधि के बारे में 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। ठीक है, मैं आपको चारों विधि को एक एक करके स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और इसके अच्छे से नोट्स बना लें। मैं आपको समझा चुका हूँ। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप पूछ लें। यांत्रिक ये विधि या भौतिक विधि या मैकेनिकल मेथड या फिजिकल मेथड, इस विधि में खरपतवारों को यंत्र औजार जैसे खुरपी या हो की सहायता से खुरपी या हो के द्वारा नष्ट किया जाता है। यांत्रिक विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। यांत्रिक विधियां बेटा क्या होती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। ये इसमें लिखा है निम्नलिखित है, तो वही लिखा है बेटा, हाथ से उखाड़ना, हंसिए से काटना, खुरपी से खोदना, है ना, ये इसकी यांत्रिक विधियों के टाइप है। ठीक है, दूसरा बेटा रासायनिक विधि लिखा है बेटा, विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करना खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि कहलाती है। जैसे 2,4-D का प्रयोग करना, एट्राजिन का, एलाक्लोर का, आइसोप्यूटेरान का, किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग करके खत्म करना। ठीक है बेटा, ये स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। कोई कमेंट डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड, जीवित जीवों या कीट पतंगों के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। जैसे कैक्टस के नियंत्रण के लिए कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। लेंटाना के नियंत्रण, लेंटा बेटा एक खरपतवार है, इसके नियंत्रण के लिए क्रोसोडिस्मा लेंटाना नामक एक कीट है बेटा, इंसेक्ट है, उसका उपयोग किया जाता है।
तो बेटा ये आपको क्या करना है, सिंपल से याद करने हैं, और इसको मैं समझा चुका हूं आपको किस तरीके से ये बेटा खरपतवार नियंत्रण की कृषिगत विधि कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना बेटा। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप खरपतवारों को किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हो, फसल चक्र द्वारा यानी क्रॉप रोटेशन अपना सकते हो, गर्मियों में गहरी जुताई कर सकते हो, शुद्ध एवं साफ बीज का उपयोग करोगे तो बेटा खरपतवार नहीं आएंगे, सड़ी गली गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, उचित मात्रा में बीजों का प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई करके और सफाई करके, इन तरीकों से बेटा हम खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो बेटा ये आपको सिंपल से एक बार पढ़ना है, और एक बार पढ़ने के बाद ये आपको कंफर्म हो जाएगा। बेटा ये देखिएगा सिमाजीन क्या है, तो एट्राजीन और सिमाजीन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, क्लियर है बेटा। एट्राजीन और सिमाजीन के बारे में हमने बात की बेटा, ये वही कहना है, इसका उपयोग मक्का की फसल में मेज की क्रॉप में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, 2 नंबर में बेटा यहाँ से पूछा जा सकता है, चाहे 240 पूछ लें आपसे। अच्छा बेटा ये समझ लो बेटा, ये क्वेश्चन आप इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें इरेडिकेशन ऑफ बीड बेटा, खरपतवारों का उन्मूलन क्या है, तो बेटा उन्मूलन को आप इस तरीके से समझिए, किसी भी ये बेटा यहाँ पे खरपतवार है, यहाँ पे रोगों का उन्मूलन आ सकता है, कीट का उन्मूलन आ सकता है, किसी भी प्रकार के चाहे रोग हो चाहे कीट हो चाहे खरपतवार हो, यहाँ पे खरपतवार है तो खरपतवार कहेंगे, किसी विशेष प्रकार के खरपतवार को पूरी तरह से खत्म, देखो बेटा खत्म करना लक्ष्य जो था, इरेडिकेशन का मतलब होता है कंप्लीटली इरेडिकेट, मतलब पूरी तरह से खत्म करना। जैसे बेटा आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हमारे यहाँ पोलियो नामक बीमारी का इरेडिकेशन हो चुका है, पोलियो को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। पोलियो अभियान बेटा आपने देखा होगा, साप्ताहिक अभियान चलते थे पहले हर 7 दिन में या हर महीने में बेटा पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, अब वर्ष में 1 बार पिलाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बेटा पोलियो दवा को पूरी तरह से इरेडिकेट कर लिया है, मतलब हमारे देश से पोलियो की जो बीमारी है वो पूरी तरह से हट चुकी है। तो इरेडिकेशन मतलब किसी स्पेशल प्रकार के खरपतवार को पूरी तरह से खत्म कर देना, प्रकृति से उसको नष्ट कर दिया जाए, वो प्रकृति में न रहे बेटा, इसे हम कहते हैं इरेडिकेशन। जनरली जो इरेडिकेशन है वो खरपतवारों में नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे नेचर के लिए, प्रकृति के लिए लाभदायक हैं, तो किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे को हम पूर्णतः खत्म नहीं करते। लेकिन अगर कोई पेड़ या कोई खरपतवार, कोई बीड़ फसल के साथ साथ मनुष्य के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, तब बेटा उसका क्या किया जाता है, इरेडिकेशन या इरेडिकेट या उन्मूलन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे यहाँ बेटा एक खरपतवार होता है पार्थिनियम, ये बेटा हम उसको गाजर घास कहते हैं। ये गाजर घास नॉक्सियस बीड बन गया है, यानी कि ये फसल को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही साथ इंसानों को भी हानि पहुंचाता है। तो ऐसे खरपतवारों को बेटा हमेशा इरेडिकेट किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। तो इरेडिकेशन क्या बेटा, किसी पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पे खेत लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो बेटा किसी एरिया में, किसी क्षेत्र विशेष में खरपतवार को पूरी तरह से नष्ट कर देना इरेडिकेशन या उन्मूलन कहलाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इरेडिकेशन वाला, है ना बेटा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, जैविक कंट्रोल में क्या करते हैं, समझो बेटा। जैविक कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल में बेटा हम क्या करते हैं, किसी एक विशेष प्रकार के कीट का प्रयोग करके खरपतवार को खत्म करते हैं। समझना बेटा बहुत अच्छे से, एक विशेष कीट, जैसे हमने क्रासोडियोसोमा लेंटाना का उपयोग किया लेंटाना को खत्म करने के लिए, तो वो ये कह रहे हैं सॉरी, वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप किसी खरपतवार को मारने के लिए किसी विशेष प्रकार के कीट का प्रयोग करते हो, तो कीट का प्रयोग करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देख लो बेटा, इसके पहले ये 2 पॉइंट देख लो। सबसे पहले कीट बहुत जल्दी अपना परिवार बढ़ाने वाला होना चाहिए, और उस क्षेत्र में कीट का कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो बेटा वो ये कह रहे हैं कि आपको ये किसी खेत में लेंटाना है, उसको आपको खत्म करना है, तो लेंटाना को खत्म करने के लिए आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इतने सारे इंसेक्ट्स कहाँ से लाओगे? कुछ इंसेक्ट्स आपने छोड़े और वो इंसेक्ट जल्दी अपनी संख्या को डेवलपमेंट करने वाला होगा, तो बेटा पूरी तरह से जल्दी उसमें फैल जाएगा खेत में और खरपतवारों को नष्ट कर देगा। तो संख्या बढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरा बेटा, उस कीट का कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं होना चाहिए। जैसे बेटा उस कीट को पर्टिकुलर चिड़िया या कोई दूसरा पक्षी खाता है या दूसरा कीट खाता है, तो उस खेत में बेटा उस एरिया में हमें पर्टिकुलर कीट को नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा बेटा, इसमें और इंपॉर्टेंट, वैसे 2 क्यों लिखे हुए क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए। तीसरा बेटा, वो जो
इंसेक्ट है वो खरपतवार विशेष को ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी हैबिट चेंज कर दे और खरपतवार खत्म होने के बाद वो फसल को खाने लगे। तो ऐसा कीट होना चाहिए कि ये तो वो खरपतवार को ही खाए और जिस दिन खरपतवार पूरी तरह से खत्म हो जाए वो अपने आप मर जाए, वो दूसरी फसल को नुकसान न पहुंचाए। तो कीट जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये क्या है, ये हमारा इसके जो कीट नियंत्रण के लिए बेटा आप जो इंसेक्ट का चयन कर रहे हो उस इंसेक्ट में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए उसके बारे में बेटा ये बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं तो इनको आप कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट छोटा सा ले लो क्योंकि इनको बेटा डिस्क्राइब जो है हम आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो लेंगे जिसमें हम सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जनरली पढ़ लेना, बाद में मैं आपको आगे क्लास होगी जिसमें सेपरेटली ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेंगे। उस क्लास में केवल और केवल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे। 5 से 6 क्लास बेटा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की होंगी जिसमें कंप्लीटली आपके एक टॉपिक, जैसे बेटा आपके 1 या 2 क्लास हो पाएंगे बेटा एक सब्जेक्ट में, टोटली 5 से 6 क्लास, 6 या 7 क्लास होंगी जिसमें तीनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। वो क्लास थोड़ी सी बड़ी होंगी, लाइव होगी, तो वहां पर बेटा हम क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, धन्यवाद आप सभी का, आप यहां तक वीडियो के साथ में रहे। साथ में बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं। उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे बेटा जितनी मैं आपके साथ में कंसिस्टेंसी से वीडियो डाल रहा हूँ और जितनी मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ उतने व्यूज़ यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो आप बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों के पास पहुँच सके। अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। कल से हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।